कहाँ से आपके दिमाग में आया कि मैं दिल्ली के आबो हवा के लिए, यहाँ के नदियों के लिए काम करूँगा? बचपन में मैं सुना करता था कि सुबह की हवा इतनी स्वस्थ होती है, आप बाहर निकले आपको जीवन मिलेगा। बिल्कुल, वो हवा जो जीवन देती थी, वो जीवन वो के लिए जीवन लेने खतरनाक। के लिए क्यों बेताब हो गई। जी, उसी दौरान भटकते-भटकते एक दिन यमुना जी पे पहुँच गए। फिर यमुना जी पे पहुँचे तो यमुना जी देख के तो फिर मैं समझ नहीं पाया कि हमने अपने देश की एक इतनी बड़ी नदी को ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से। उसके बाद से फिर मैं यमुना कहीं हो गया हूँ, फिर कर रहा हूँ यमुना के लिए ये सब। नहीं, मैं आपकी आँखों में देख पा रहा हूँ, एक टिश्यू हो तो आपको दीजिएगा। ये जो गाज़ीपुर में आप कूड़ों का एक पहाड़ देखते हैं, मतलब मैं पहले तो पहाड़ ही समझता था, जब नया-नया आया था कि ये कोई पहाड़ है शहर के बीचों-बीच। पंजाब में ट्रेन चलती है स्पेशल, पंजाब से राजस्थान के लिए। वो कैंसर के ही लोगों को ले जाती हैं। इतने कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं लास्ट कुछ सालों में। नोएडा में ही है ये, मोमनाथल गांव है ये। जी, वहाँ पे क्या है कि हिंडन और यमुना वहीं पे पास में मिलती है, तो दोनों नदियाँ गंदी है। उसका इम्पैक्ट उस गांव पे ये पड़ रहा है कि उसका ग्राउंड वाटर इतना पोल्यूट हो चुका है कि वहाँ पे रहने वाले 70% लोगों को स्टोन है। और महिलाओं का जो है, जो महिलाएं आरओ नहीं लगा सकती, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से, उनका बच्चादानी जो है निकाल इतना वो हो गया है कि ख़राब हो चुका है वो। मुझे 2022 में शायद या 23 में जल मिनिस्ट्री से अवार्ड के लिए आया कि आपको अवार्ड देंगे आपके काम पे। तो मैंने बोला कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ जो मैं अवार्ड ले लूँगा, पर हमें सीरियस होना पड़ेगा। बिल्कुल, अब बहुत देर हो सीरियस चुकी है। नहीं है हम। बेसिकली पब्लिक को, सरकार को जगाना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को हिलाना पड़ेगा कि साहब जो आप सिस्टम बना रहे हो सिर्फ देखने के लिए नहीं होना चाहिए, वो काम भी करना चाहिए। जी, आप अगर कभी वहाँ देहरादून में सहस्त्रधारा है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पानी आ रहा है, हर होटल वाले ने क्या किया, अपने आगे पानी को रोक के स्विमिंग पूल सा बना दिया। ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं आप, फ्लो को ही रोक दिया। अब आप देखेंगे वो पानी और प्लास्टिक लगा दिया, वो ये बाला भरेगा फिर इसमें आएगा, नीचे आप देखेंगे गंदी हो गई। नमस्कार, शेर खां में आपका स्वागत है। हर बार हम बात करते हैं जंगल, पहाड़ और हाथी, इनकी। आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं, शायद आपने इन्हें दिल्ली एनसीआर में देखा होगा, मास्क लगाए हुए, कमर पे एक बॉटल जिसमें ढेर सारे पौधे और एक तख्ती लटकाए हुए आपने देखा होगा, और वो हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपको ऑक्सीजन मैन ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है। तो ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि मैं दिल्ली के आबो हवा के लिए, यहाँ के नदियों के लिए काम करूँगा, और आपका पूरा एक मकसद क्या है इसको रन करने का? आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें इस शो में बुलाने के लिए। सर देखिए, शुरुआत मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और मैं जब वहाँ पे था तो यहाँ से बेहतर इन्वायरमेंट है हमारे गांव के साइड की। जब मैं यहाँ पे आया तो 2016-17 में न्यूज़ में मैं देखा कि नवंबर दिसंबर के मंथ में स्कूल बंद हो गई। कारण क्या था? एयर पोल्यूशन की वजह से। जी। और ये भी एडवाइस किया जाता था कि आप जो है सुबह के टाइम में घर से बाहर ना निकले, वॉक ना करे। हाँ, पोल्यूट हो चुका, हाँ, वॉक ना करे। और आप एक बचपन में मैं सुना करता था कि सुबह की हवा इतनी स्वस्थ होती है, आप बाहर निकले आपको जीवन मिलेगा। बिल्कुल, वो हवा जो जीवन देती थी, वो जीवन लेने के लिए क्यों बेताब हो गई। जी। अब वही हवा आपका जीवन लेने के लिए तैयार है, और आपको एडवाइस किया जाता है घर से बाहर ना निकले। तो क्या हमने कर दिया 20-30 सालों में, जो ये इतना बदल गया। वो हवा जो जीवन देती है वही हमारे जीवन का जो है आज दुश्मन बन चुकी है। तो मुझे लगा कि ये स्कूल बंद होना और ये हवा का, तो वहाँ से हमें लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मेरी वहाँ उस समय जितनी अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से, और उसी दौरान मुझे एक एनिमेटेड पिक मिला जहाँ पे मैंने देखा एक लड़का है, वो मास्क लगाए हैं और पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर है और वो चल रहा है। तो ये एनिमेटेड पिक देखा मैंने, कहा कि ये, और वो पिक काफ़ी स्ट्राइकिंग लगी कि अगर आप आने वाला वक्त फ्यूचर ये हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा फ्यूचर। तो मुझे लगा कि ये अगर मैं ग्राउंड पे उतारता हूँ तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है जहन में आएगा, हाँ, कि प्रॉब्लम है। तो वहाँ से सर मैंने फिर ये चीज़ें उठाई और ये कैंपेन मैंने करना स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया।
एयर पोल्यूशन के लिए कि अगर आप इन्वायरमेंट के लिए आज काम नहीं करेंगे तो आने वाला भविष्य ऐसा होगा आपका कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा। तो वहाँ से उसी दौरान भटकते भटकते एक दिन यमुना जी पे पहुँच गए। फिर यमुना जी पे पहुँचे तो यमुना जी देख के तो फिर मैं बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लगा था, जिसने आपके जीवन को चेंज कर दिया। हाँ, मेरे जीवन को बदल दिया। और मुझे अभी भी याद है, मैं जो फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं समझ नहीं पाया कि हमने अपने देश की एक इतनी बड़ी नदी को ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से। तो मैं और मेरा एक मित्र है सुनील कुमार मिश्रा, हम दोनों गए थे फर्स्ट टाइम वहाँ पे। और उसके बाद से फिर मैं यमुना कहीं हो गया हूँ, फिर कर रहा हूँ यमुना के लिए ये सब। नहीं, मैं आपके आंखों में देख पा रहा हूँ। एक टिशू हो तो आपको दीजिएगा। आपको इतना लगाव देख करके मतलब मुझे भी अंदर से वो लग रहा है कि मैं क्या आपके लिए शब्द इस्तेमाल करूँ। आप इतने अच्छे इंसान जिन्होंने अपना जीवन, अपना करियर सब कुछ छोड़ करके इन्वायरमेंट के लिए आपने सुपुर्द कर दिया अपने आप को। आपको नहीं लगता है कि हर आदमी, हम हर चीज़ पे बात करते हैं आजकल, चाहे फिल्में हो, पॉलिटिक्स हो, देश की बात हो, हम पॉल्यूशन को लेकर घर में कभी बात नहीं करते। घर की बात कर रहा हूँ मैं। जी। जैसे 4 आदमी घर में बैठे होते तो वो बात करते हैं कि देश में ये हो रहा है, देश में वो हो रहा है, बट हम कभी ये बात नहीं करते कि साहब देश में प्रदूषण भी बहुत फैल रहा है। जब हालत ख़राब होती, ये टिश्यू आप ले लें, जब हालत ख़राब हो जाती है, जब घरों से निकलना बंद हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और फिर वो नॉर्मल हो जाता है 2-1 महीने के बाद, फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम उसी रफ्तार से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। ये वाली बात कितनी सही है, आप मुझे सही जवाब दीजिएगा कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हर आदमी ये कह के एक बड़ी जिम्मेदारी से अपना पल्ला काट लेता है कि भैया मेरी क्या, मतलब मैं क्यों। तो इसमें कुछ लोग तो आपसे ऐसे जुड़े होंगे जो आप जैसे होंगे, जिन्होंने आपका साथ दिया। तो वो कितने लोगों की टीम है और किस तरीके से आप फंक्शन करते हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में? सर, एक तो ये जो आपने कहा कि घरों में बात नहीं करते, ये जो है ये बात तो है कि हम बात नहीं करते नदियों के पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन की या सॉइल पोल्यूशन की। और किसी भी समस्या का समाधान तभी होगा जब आप बात करना स्टार्ट करेंगे। हम बात ही नहीं कर रहे। आपके हवा में AQI, अभी मैं आपका देख रहा था सर कि बाहर का AQI 150 बता रहे थे जी। अनहेल्थी है वो भी। हमारा तो 500, 600, 800 तक जा रहा है। हो जाती है। और इनफैक्ट AQI के मैक्सिमम मीटर ये 1000 है, हम उसको भी क्रॉस कर जाएंगे अगले साल जाते हैं। और हम इस बात के बारे में बात भी नहीं कर रहे। बिल्कुल। आपकी हवा में जो है AQI 1000 प्लस चला जाता है, बट आप बातचीत नहीं कर रहे। तो पहली बात तो है कि हमें समझना होगा, जो हमारी एक माइंडसेट हो गई है कि इकोनॉमी के पीछे भाग रहे हैं कि हम कितना कमा ले, या जो पॉपुलस चीज़ें उनके पीछे भाग रहे हैं। बट ये जीवन नहीं है। चाहे राजनीति हो या पैसे हो, है ज़रूरत है, जीवन में होना चाहिए, पर क्या हम बिना हवा और पानी के रह सकते हैं? नहीं। अब यमुना गंदी है, लोग बात नहीं कर रहे, पर ये यमुना गंदी है या यमुना गंदी है, इसका इम्पैक्ट आप पे क्या पड़ रहा है? यमुना के किनारे जो खेती हो रही है उसका फसल कौन खा रहा है? कोई एलियन तो नहीं खा रहा है ना। हम ही खा रहे हैं। हम ही खा रहे हैं, आप ही खा रहे हैं। वो प्रदूषित पानी से जो फसल खेती हो रही है वो आपके प्लेट में आ रहा है और आपके बॉडी में जा रही है। हमने जो दिया नेचर को, नेचर आपको रिटर्न में दे रही है। बिल्कुल। हमने जो हवा में दिया, हम चाहे वो व्हीकलर इमिशन हो या कंस्ट्रक्शन का वेस्ट हो, जो जा रहा है वो आपके बॉडी में आ रही है। तो नेचर अपने पास थोड़ी रखेगा कुछ। आप नेचर को जैसे रखेंगे नेचर आपको वैसे ही रखेगा। वो बेचारा क्या कर सकता है नेचर। बिल्कुल वही है सर। और एक सबसे बड़ी बात है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है। हमारे देश में इतनी सारी पॉलिसीज है। एक जो वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, आपको एक सिंपल सी चीज़ बताते हैं जी कि हम सभी लोग जो है देखेंगे आपकी प्लास्टिक की बॉटल्स यूज करते पानी का। जी। वो जो बॉटल है उनको डिस्पोज करने का भी पैसा आपसे प्रोड्यूसर ने ले लिया है, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको। वो कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपसे डिस्पोज करने का पैसा ले लिया। जब आप बोतल खरीदते तभी आपसे उसको डिस्पोज करने का पैसा ले चुका है वो। पर वो बॉटल उसके पास तो नहीं जा रही है। उसके पास नहीं जा रही है, आपके लैंडफिल में जा रही है। जी। वो चीज़ें बेचने के लिए जो है बड़े बड़े स्टार्स को ला रहे हैं
कि हम ये बेच लें। एक ऐड ऐसा भी करवा लीजिए कि अपना जो वेस्ट है उसको मंगवाने के लिए भी करवा लीजिए। बहुत वो अच्छा नहीं करवा सुझाव पा है। रहे हैं। तो हमें, क्योंकि हमने अपने वेस्ट मैनेजमेंट को इतना, मतलब हमने, हल्के में लिया है। हाँ, बहुत हल्के में। मैं अभी आप चले जाइए, कालिंदी कुंज में ड्राइव होती है संडे को हमारी, जी। मैं जा रहा था कालिंदी कुंज, तो ड्राइव मतलब वहाँ जाके सफाई करना। हाँ, तो कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन से जब निकला, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, जी। छोटा सा बना हुआ है, छोटा सा चौकी है वो। हाँ, तो उसके बाहर में ही जो है एक बंदा जो है कचरा इकट्ठा करके पुलिस वाले खड़े जला रहा था। तो मैंने उनको बोला कि सर आपको पता है ये एयर एक्ट के अगेंस्ट है प्लास्टिक को जलाना। तो वो मुझे बोलते हैं कि हमने, वो पुलिस ऑफिसर मुझे दिखा रहे हैं कि ये नंबर देखिए सर, ये MCD का नंबर है, हमने कॉल किया यहाँ पे, गाड़ी लेने के लिए नहीं आ रही हमारे पास, हम रोड पे उड़ के जाती इसलिए हम जला रहे हैं। इनको जला रहे हैं। आपने पॉलिसी तो बनाई कि कचरा हम सेग्रीगेट करेंगे, उठा के ले जाएंगे। एक पब्लिक प्लेस से भी आप कचरा उठा के नहीं ले जा रहे, दिल्ली जैसे शहर में, तो आप कैसे उम्मीद करते कि आप साफ कर लेंगे शहर को? अब वो जलाएगा ऐसे, वो छोटा सा एक जला रहे हैं मुंह पे, बट ऐसे हजारों जल रहे हैं। इस पे हम ये, इन छोटी छोटी चीज़ों पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे कि अब कहीं पे प्लास्टिक जला, कारण क्या है? क्योंकि आप उठा के नहीं ले गए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो वो जला देंगे। बिल्कुल, वो उसको लग रहा है और फैलेगा, बीमारी फैल सकती है, जला दो। बट यहाँ पे ये कहना कि हम पूरी तरीके से सरकार के ऊपर निर्भर हैं, ये भी गलत है जी। हर इंडिविजुअल अपने लेवल पे तो कुछ ना कुछ तो कर सकता है ना जी। अगर उस प्लास्टिक को, कूड़े को किसी एक ने नहीं, 100 लोगों ने वहाँ पे फैलाया था, अगर वो 100 लोग अगर उसे कूड़ेदान में डाल पाते जी, तो वेस्ट वहाँ पे नहीं होता। जी। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार के भरोसे मत बैठिए, खुद भी थोड़ा सा एक्ट कीजिए, इनिशिएटिव लीजिए आप, ताकि आप भी अपने इन्वायरमेंट को, अपने घर को, अपने शहर को, अपने गांव को क्लीन रख सकें। जी, आपको नहीं लगता? जी बिल्कुल सर, ये हमें सरकार के भरोसे बैठना भी नहीं है, और सरकार और हम सब एक ही है। बिल्कुल। हम जब अलग करके देखते हैं ये उसका काम है, तब प्रॉब्लम आती है। एक चीज़ लोगों को समझनी होगी कि देखिए हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत पॉपुलेटेड है, और इतने लोगों के वेस्ट को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मैन पावर चाहिए इतनी ज़्यादा, बिल्कुल, और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। बिल्कुल। अभी का मैं रीसेंट एग्जांपल देता हूँ, डिसिल्टिंग हो रही है, सारे ड्रेन्स जी। यमुना जी डिसिल्ट कर रहे हैं। अब डिसिल्ट करके आप निकाल रहे हैं, वो गाद जो निकाल रहे हैं उसको वो क्या कर रहे हैं, यमुना जी पे ही छोड़ दे रहे हैं। हम काम तो कर रहे हैं, अच्छा है कि आप डिसिल्ट कर रहे हैं, बट क्या हमारे पास जितनी प्रोसेसिंग पावर थी हम उतना ही डिसिल्ट करते? प्रोसेसिंग क्या थी कि या तो हम गड्ढा भर लेंगे किसी में, या कहीं कंस्ट्रक्शन में लगा देंगे, या उसको प्रोसेस करके हम कंपोस्ट बना लेंगे, या ब्रिक भी बन रही है आजकल, वो कर लेंगे। पर एक तो है कि हमें देखना होगा काम हम उतना करें जितना हम उसको पचा सकते हैं, खाए उतना ही जितना पचा, बट हम निकालते जा रहे। पप्पा कलान द्वारका के पास एक जगह है, जी, साहिबी नदी के किनारे अब जाएंगे 1 किलोमीटर तक सारा जो है मलबा जो है वो निकाला, जो गाद है वो फैला हुआ है। 2 महीने बाद बरसात आएगी, फिर वापस उसी में। क्या फ़ायदा आपके एनर्जी का, एफर्ट्स का? पैसे इतने लग गए, पैसे खर्च कर रहे हो आप। तो इसका समाधान क्या देखते हैं आप? सर देखिए, समाधान ये था कि मैंने 4 दिन खाना नहीं खाया, आज मुझे खाने का मन है, तो ऐसा थोड़ी कि मैं 4 दिन का खाना एक बार में खा लूँगा। हाँ, आप खाइए, रेगुलर खाइए, 3 बार खाइए दिन में, बट आप कहेंगे कि मैं अब खा ही रहा हूँ। हो ये गया कि आपने पहले काम नहीं किया। अब अभी क्या है कि आप निकाले जा रहे हैं, बट प्रोसेसिंग तो कीजिए, उसका कंपोस्ट बनाइए, या गड्ढे भरिए, या कहीं और दीजिए। पहले आपको ये देखना पड़ेगा जो सफाई का, जो गंदगी जो निकल रही है वो आप कहाँ पे सेटल करेंगे ले जा करके, कैसे उसको डिस्पोज कहाँ करेंगे, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो गाजीपुर में आप कूड़ों का एक पहाड़ देखते हैं, मतलब मैं पहले तो पहाड़ ही समझता था, मैंने आया था कि ये कोई पहाड़ है शहर के बीचों बीच, बाद में पता चला नहीं कूड़ों का पहाड़ है जी। सोचिए हम पहाड़ बना रहे हैं कूड़ों का, कितनी गंदगी हम निकाल रहे हैं। अभी हम रिकॉर्डिंग से पहले आपसे हम बात कर रहे थे, आपने बताया था कि कितना वेस्ट हम हर दिन निकालते हैं। दिल्ली में सिर्फ लगभग 12,000 टन जो है वेस्ट हर दिन निकल रहा है। 12,000 टन हर दिन। बाप रे बाप।
सॉलिड वेस्ट है ये। और लिक्विड वेस्ट की बात करें तो ऑफिशियली 360 करोड़ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर निकल रहा है। बाप रे बाप, अनऑफिशियल तो इससे कहीं बहुत ज़्यादा होगा। अब बात यह है कि देखिए 1450 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ दिल्ली है और इसमें 3 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। ओवर पॉपुलेटेड है। हाईली मतलब इतना, मतलब 1 किलोमीटर में 20,000 से ज़्यादा लोग का आप लगा लीजिए। तो हमें एक तो है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, सिटीज़ में तो और ज़्यादा जा रही है। अब एक तो है हमें इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। उनके साथ साथ जो है पब्लिक को अब जो है ना जागना पड़ेगा। हाँ, पब्लिक को आपको पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा कि देश आपका है, हमारा है, सरकार का भी है, सभी का है। तो हमारा क्या योगदान है, हम सवाल भी करें पर साथ में काम भी करिए। सवाल भी कीजिए, साथ भी दीजिए। हाँ, साथ में काम भी कीजिए और साथ अगर सर गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़े तो आप हेल्प भी कीजिए। बिल्कुल। तो वो चीज़ें है कि एक पब्लिक का जो अप्रोच है थोड़ा सा और अगर पॉजिटिव लाए तो चीज़ें बेहतर होगी। चेंज बहुत ज़रूरी है जी। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं यमुना का, ये कहाँ से कहाँ तक पॉल्यूटेड है और कहाँ जाके वो क्लीन होती है, इस बारे में ज़रा हमें बता पाएंगे? देखिए सर, अगर वैसे तो वजीराबाद डाउन स्ट्रीम के बाद तो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। वैसे अब अगर वजीराबाद के अप स्ट्रीम पल्ला से ही ले ले, क्योंकि पल्ला के ऊपर ही बीओडी 4 हो गया है जी, तो वो ख़राब है। वजीराबाद अगर बीओडी क्या होता है सर वैसे? बीओडी क्या होता है आपने? बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये वो है कि मानिए कि किसी पानी में जो कार्बनिक पदार्थ है उसको गलाने के लिए बैक्टीरियाज को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो वो बैक्टीरिया के द्वारा यूज किया जितना उनको ऑक्सीजन चाहिए मौजूद पदार्थ को गलाने के लिए, उसको हम बीओडी कहते हैं। और नदी या नाले के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी नदी के पोल्यूशन को जानने के लिए बीओडी, डिजॉल्व ऑक्सीजन और फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। फीकल कॉलीफॉर्म जो इंसान और पशुओं के मल में पाया जाता है वो वाला बैक्टीरिया है। तो अगर हम यमुना का ले लें तो वजीराबाद डैम के डाउन स्ट्रीम टू इटावा, ये 300-350 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ये यहाँ तक यमुना पोल्यूटेड है। बाकी यमुना अच्छी है, वहाँ से फिर यमुना क्लीन हो जाती है। उसके आगे इटावा के आगे यमुना अच्छी होने लगती। प्रयागराज जाते जाते आपको यमुना गंगा में फ़र्क नहीं दिखता, दोनों साफ हो जाती है जी। एक चीज़ और है जो मैं चाहूँगा कि आप बताएं, जब हम त्यौहार आता है, जैसे मूर्ति विसर्जन करते हैं, फूल वगैरह हमारे रिचुअल्स हैं, वो हमें करना ही पड़ेगा, तो जब वो यमुना या गंगा में जाता है, इससे कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, एक तो है कि त्यौहार जो आ रहा है, लोग जा रहे हैं। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे सर, कि बहुत सारे लोग त्यौहारों से नेगेटिव भी हो जाते कि ये पूजा पाठ की गंदगी जो है या वस्तुएं जो हैं उसकी वजह से प्रदूषित हो रही है। देखिए, इससे इतनी ज़्यादा प्रदूषण नहीं है। आप अगर देखेंगे, हम आज यमुना के बारे में बात क्यों कर रहे हैं या हम गंगा के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि झाग होते हुए भी छठ मनाने वाले वो लोग उस झाग में जानते हुए भी खड़े हैं। हम धर्म प्रधान देश हैं हमारा। हाँ, वो उनका फोटो वायरल हो रहा है। मैं कहता हूँ कि आज पूजा करना छोड़ दे, लोग नदियों पे जाना छोड़ दे, बात करना हम छोड़ देंगे नदियों के बारे में, बात ही नहीं करेंगे। तो पूजा करना गलत नहीं है, पर यहाँ पे लोगों को समझना होगा नदियों में किसी भी प्रकार की वस्तु ना डाले, क्योंकि देखिए नदी हमें जीवन देती है और हमें कुछ नहीं देना है उसको। आप प्रणाम कीजिए, धन्यवाद कीजिए इस नदी का, हो गया, यही बहुत है। बट आप अगर डालेंगे, प्लास्टिक डाल रहे हैं, इवन फूल भी डाल रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन कम है बट है। तो वैसे हमारी नदियाँ अभी आईसीयू में है, आप उनमें और भी कुछ डाल के और उनकी स्थिति और ख़राब क्यों करना चाहते हैं? तो यही है, पूजा करने वाले बड़े महान है कि इतना उनके अंदर श्रद्धा है, पर थोड़ा सा जो है हमें देखना पड़ेगा कि समझदारी भी होनी चाहिए। हाँ, समझदारी थोड़ा श्रद्धा के साथ साथ समझदारी का होना भी ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जिन्होंने भी ये बात कहा होगा, जिन्होंने भी नदी के सामने सर झुकाया है, उन्होंने इसकी महत्ता को समझा होगा। यस, वहाँ पे तभी ना तो प्लास्टिक थी ना वो था, और आप फूल तोड़ के कहीं डाल देते, उस फूल पे किसका हक है? आपका हक कहाँ है? आप तो चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं,
बिल्कुल। भौरों के लिए तो छोड़ दीजिए, मधुमक्खियों का उस पे हक है, बिल्कुल। पर हमने सब पे हक जमा लिया है। इंसान, मैं कहता हूँ, जहाँ जाएगा तबाही लाएगा। धरती का सबसे गिरा हुआ प्राणी इंसान है। एक माना नहीं, ऐसा था, ऐसा है कि नदी को लाइफलाइन माना जाता था। जी। लोग नदियों किनारे रहते थे ताकि वो जीवन को जी सकें। इनफैक्ट भागीरथी जी ने गंगा को धरती पे जीवन को बचाने के लिए जी। लेके आए थे कि नदी रहेगी तो इंसान बचा रहेगा। आज वो इंसान नदी को बचाने की बात कर रहा है। हम कितने ज़्यादा नदियों को पोल्यूटेड कर चुके हैं, प्रदूषित कर चुके हैं कि अब हम उन्हें बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। आप जैसे अच्छे लोग आगे आ रहे हैं कि हमें यमुना को या और भी नदियों को बचाना है, इन्वायरमेंट के लिए काम करना है। मेरा एक और सवाल यहाँ पे आता है कि नदियों के अंदर जो पोल्यूशन होता है उससे पानी का पूरा सिस्टम जो दूर दराज के इलाकों तक जाता है, जिसे कुओं में, हैंडपम्प में, उससे किस किस तरह की बीमारी लोगों को होती है सर? और देखिए सर, ये तो एरिया वाइज अलग अलग होगा। पहली बात तो है कि अगर आप नदियों का पानी पीने की बात जो होती है, चाहे वो ऑफिशियली पानी जो है हमें बिना डिसइंफेक्शन के नहीं पीना चाहिए। होता क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर, तो अगर हम बिना उसको डिसइंफेक्ट किए पिएंगे तो होगा ये कि आपके बॉडी में जाएगी तो आपको अभी आप डायरिया। किसी इलाके का जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे सारे लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम है। नोएडा में ही है ये, जी। मोमनाथल गांव है ये जी। वहाँ पे क्या है कि हिंडन और यमुना वहीं पे पास में मिलती है, तो दोनों नदियाँ गंदी है। उसका इम्पैक्ट उस गांव पे ये पड़ रहा है कि उसका ग्राउंड वाटर इतना पोल्यूट हो चुका है कि वहाँ पे रहने वाले 70% लोगों को स्टोन है। और महिलाओं का जो है, जो महिलाएं आरओ नहीं लगा सकती, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से, उनका बच्चादानी जो है निकाल इतना वो हो गया है कि खराब हो चुका है। वो इतना संक्रमित है वहाँ का पानी। हाँ, पानी इतना संक्रमित है। और आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैं आज से 6 महीने पहले गया था उस गांव में। छोटे छोटे बच्चे हैं जी। 12 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल के बच्चे। हर बच्चे के आँख पे जो है ब्लैकिश है यहाँ पे। वो बच्चे फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे, गरीब बच्चे हैं, फ़ोन नहीं, बट आँख पे कालापन है यहाँ नीचे, बिकॉज ऑफ वाटर, पानी, बिकॉज ऑफ वाटर। दांत देख लीजिए किसी के, पीला है सबका। तो आपने जो ये भागा दौड़ी है, इस बच्चों के लिए इनके यहाँ हमने भागा दौड़ी। बिल्कुल। अब इस बच्चों को क्या दे रहे हैं आप कि बचपन में ही बूढ़ा हो गया वो, आँखों के नीचे झुर्रियाँ आ रही है, कालापन हो रहा है, कम हो जाएगी। हाँ, वो तो है, वो तो कम हो रही है बच्चों की। और यही नहीं, आप पंजाब में लुधियाना में बुढ़ा दरिया बहता है जी। हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स उसको कवर किया है, बुढ़ा दरिया को। उनमें क्या है कि लुधियाना में डाइंग यूनिट्स चलते हैं जी। और बहुत सारे लीगल भी है, बहुत सारे इलीगल भी है। डाइंग यूनिट्स के जो है वेस्ट वाटर बुढ़ा दरिया में डाल रहे हैं। अब बुढ़ा दरिया के किनारे जितने भी गांव लगते हैं ये भी डाल रहे हैं, उनके साथ साथ दूसरा होता है जो हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं खेती में। जी। बारिश में बह के वो नदियों में ही आएगा। तो ये सारे मिल के जो है, अब उस किनारे, उस बुढ़ा दरिया के किनारे जो जो लोग रह रहे हैं जी, वहाँ पे हर घर में कैंसर के पेशेंट हैं। पंजाब में ट्रेन चलती है स्पेशल, पंजाब से हर राजस्थान के लिए, वो कैंसर के इन लोगों को ले जाती हैं। इतने कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं लास्ट कुछ सालों में। तो कहीं ना कहीं है कि हमने जो ये कहें कि ये जो हमने मेस किया है अपनी नदियों के साथ, वो हमारे हेल्थ पे आ रहा है। और वो बुढ़ा दरिया जब सतलज में मिलता है, आप देखिए कितना पोल्यूटेड नदी है। सतलुज नदी बहुत बड़ी नदी है जी। लुधियाना में, जहाँ पे ये मिलती है बहुत बड़ा, मतलब उसका बहुत चौड़ा सा उसका क्षेत्र है, बहुत बड़ा। उससे पहले उसकी BOD 3 या उससे कम होती है, पर जब वो नदी मिलती है तो BOD 50 पहुंच जाती है। बाप रे बाप। आप सोचिए अब ये नदी की BOD कितनी होगी जो उसकी BOD 50 कर देता है, पूरी तरीके से खत्म। जहर है, एक जहर वो पानी। और वहाँ के आगे जो वो सतलुज नदी जो आगे जाती है, उसके किनारे भी गांव में लोगों को कैंसर हो रहा है। नदी को आपने अब, और उसके लिए सरकार ने हजारों करोड़ इन्वेस्ट किए। लुधियाना पूरे पंजाब की जो सबसे बड़ी STP है, उस 225 mld की, उसी वहीं पे ट्रीट करके डाल रहे हैं, पर आप फेल हो रहे हैं। और हम
बार बार कोशिश कर रहे हैं, हम फेल क्यों हो रहे हैं ये हम नहीं सोच रहे, चाहे वो यमुना हो या बुढ़ा बाकी और दरिया नदियाँ हो। हों। हम वो उस पे हम चिंतन नहीं कर रहे कि हम फेल क्यों हो गए। आप चिंतन तो कीजिए कि क्या गलतियां हमने इतनी सारी इम्प्लीमेंटेशन की फिर भी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। दिल्ली की मैं बात करूं जी। तो फरवरी मंथ में जो है असगरपुर में फीकल क्वालिफॉर्म 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख एमपीएन पर 100 ml था जब बाप रे। निकलती थी। मतलब क्या है उसका कि 100 ml में 1 करोड़ 60 लाख फीकल क्वालिफॉर्म, वो बैक्टीरिया जो आपके पैखाने में पाया जा रहा है। बाप रे बाप। और मार्च में वो इम्प्रूव होकर 13 लाख बता रहे हैं। ये भी चलिए मान लेते कि सही बोल रहे होंगे, पर ड्रेन्स जो है दिल्ली में 17 ड्रेन्स में फ्लो थी। 17 ड्रेन्स की रिपोर्ट डीपीसीसी ने पब्लिश की है मार्च 2025 के। अब ड्रेन्स देखेंगे, ड्रेन्स की वाटर क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। हमने एसटीपीज लगाए, आप ट्रीट कर रहे हैं, आपकी ट्रीटमेंट कैपेसिटी बढ़ रही है, हाईएस्ट है अभी सबसे, पूरे उसमें सबसे हाईएस्ट अभी है ट्रीटमेंट कैपेसिटी दिल्ली की। आपकी ट्रीटमेंट कैपेसिटी तो बढ़ गई, पर आपकी ड्रेन्स की वाटर क्वालिटी क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही है? वो तो और गंदी होती जा रही है। मार्च में 6 ऐसे ड्रेन हैं जिसकी बीओडी 100 से अबव है। 100 से अबव मतलब रॉ बहा रहे हैं, सीवेजेस से, रॉ सीवेजेस बहा रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखना होगा, जो रिपोर्ट्स आ रहा है क्या हम उसके आधार पे एक्शंस ले रहे हैं, या हम सिर्फ एक्शंस ले रहे हैं कि हाँ यार ये कर देंगे वो हो जाएगा, वो कर देंगे। ड्रेन्स में पानी कहाँ से? अब देखिए एक सिंपल सी चीज़ समझाएंगे। वजीराबाद बैराज पे अप स्ट्रीम में पानी रोक लिया जाता है यमुना जी का, डाउन स्ट्रीम टोटल फ्लो का 5% भी फ्लो नहीं होता है, डाउन स्ट्रीम यमुना जी का पानी है नहीं। अब यमुना जी में पानी आ रहा है किसका? ड्रेन्स का। ड्रेन्स खुद तो पानी वो नहीं कर रहा है। ड्रेन्स में जो पानी आ रहे हैं वो कहाँ के आ रहे हैं? आपके एसटीपीज के ट्रीटेड वेस्ट वाटर। आपके ट्रीटेड वेस्ट वाटर दोबारा से, हाँ, उसका है कि 10 बीओडी होना चाहिए, तो ड्रेन्स के बीओडी 100 क्यों हो रहा है? सवाल करना चाहिए ना सरकार को खुद से, और एसटीपी ऑपरेटर्स को भी। एक तो है कि हम सभी को सोचना पड़ेगा, जो कंपनियां चला रहे हैं, कि आपको समाज ने या सरकार ने जो ये काम सौंपा है, क्या हम ईमानदारी से कर रहे हैं? खुद सोचना चाहिए कि क्यों ड्रेन्स की बीओडी इतनी हाई हो रही है, और हम अपनी पीठ भी थोप रहे हैं। मुझे 2022 में शायद या 23 में जल मिनिस्ट्री से अवार्ड के लिए आया कि आपको अवार्ड देंगे आपके काम पे। तो मैंने बोला कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ जो मैं अवार्ड ले लूँगा? पीठ क्यों थपथपाऊँ अपनी? क्या ही कर लिया मैंने? एफर्ट ही मारा ना, रिजल्ट थोड़ी आया कुछ। और हमें एक है, आप अप्रिशिएट कीजिए, बहुत अच्छी बात है, पर हमें सीरियस होना पड़ेगा। बिल्कुल, अब बहुत देर हो चुकी है। सीरियस नहीं है। मैं पप्पा ये केशवपुर एसटीपी गया था, मैं मेरे दोस्त के साथ, 2-2.5 महीने पहले की बात है। हमने एसटीपी का पानी देखा गंदा है, हम गए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिले, हमने बोला सर कि एसटीपी का पानी गंदा है। बोला नहीं वो गाइडलाइंस के हिसाब से काम कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि सर आपकी 2 एसटीपी अपग्रेड हो रही है, तो वो जो रिपोर्ट आपने भेजा है ट्रीटेड वेस्ट वाटर का है या वो सारा वेस्ट वाटर का है या सिर्फ ट्रीटेड का है? तो वो भड़क गए मुझ पे, कह जाओ केस करो, इतने सारे डिपार्टमेंट उससे रिपोर्ट लेके आओ आप। वही सरकारी जो, हाँ, वो बोलता है बह रहा है, बहने दो, तुम्हारा क्या जाता है? मैंने बोला यमुना गंदी हो रही, तुम्हारा क्या जाता है? अब एक अधिकारी का ये अप्रोच कि आपसे पब्लिक सवाल कर रहा है, और जेन्युइन सवाल है मेरा, बिल्कुल कि 100 आपका जो पानी उठाया, पानी गंदी है, इसका मतलब इसकी बीओडी जो आपका गाइडलाइंस उसके हिसाब से नहीं है। तो हमने पूछा भैया क्या है, क्या इसमें जो अनट्रीटेड है वो भी मिक्स हो रहा है क्या? रिपोर्ट जो है आप ट्रीटेड का डाल रहे हैं, बता दीजिए। तो वो भड़क गए कि भाई इसको डिटेल्स ये। तो एक अप्रोच जो है ना पॉजिटिव हमें करना पड़ेगा पब्लिक के साथ भी। पब्लिक को अगर सरकार और अथॉरिटी जोड़े अपने साथ, बेसिकली पब्लिक को, सरकार को जगाना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को हिलाना पड़ेगा कि साहब जो आप सिस्टम बना रहे हो सिर्फ देखने के लिए नहीं होना चाहिए, वो काम भी करना चाहिए। जैसे आप गए, उन्होंने कहा कि नहीं जाओ केस कर दो, ये कर दो, तो वो अधिकारी तो पैसा ले रहे हैं, कोई फ्री में सेवा नहीं कर रहे वो अच्छी खासी मोटी तनख्वाह, सरकारी नौकरी, सारे ऐशो आराम उनको मिलते हैं, फिर भी वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और बताइए कि जो वेस्ट घर से निकलता है हमारे,
तो कई जगह पे तो सिस्टम ही नहीं है। जो पास होगा वो जाके कहाँ मिलेगा, कहाँ गिरेगा, ये सिस्टम अगर बनाने की बात की जाए तो आपको लगता है कि इससे काफ़ी हद तक सुधार हो पाएगा? अब सर देखिए, एक बात ये है कि दिल्ली जैसे शहरों में हम बात मेट्रो सिटीज़ में आपका पानी कहाँ से आएगा और आप इस्तेमाल होने के बाद कहाँ जाएगा, ये पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है। ये सरकार डिसाइड करेगी। अब हुआ ये है कि दिल्ली में तो वैसे सीवेज सिस्टम ठीक-ठाक बना दिए हैं, हज़ारों किलोमीटर की लग गई है, कुछ जगह बची हुई है। अब तो एक तो है कि हमें लगाना पड़ेगा कि आप उसको सीवेज पंपिंग स्टेशन पे भेजें, फिर वहाँ से ट्रीट करके आप रिलीज़ करें। पहले पर आप गाँव में जाएँगे, गाँव में क्या है कि सेप्टिक टैंक बनाते हैं, जी, उसमें उसी में चला जमा जाता है। होता है और 20 साल 25 साल तक तो भरता ही नहीं है वो। बिल्कुल। अब तो ऐसे बैक्टीरिया आ गए, उसमें आप डाल दीजिएगा वो ऐसे ही गला देगा, वो खाद बन जाएगा वैसे ही। बिल्कुल। तो एक जो कंट्रोल है ना कि हम पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रख लिया कि पानी कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा। हम डिसाइड करेंगे। हाँ, तो अगर जो है ना कि पावर डिस्ट्रीब्यूट करें ना, जैसे गाँव में है, गाँव में ना कचरा नहीं है आपका, आप देखेंगे कि वहाँ पे नाला भी नहीं बह रहा है, क्योंकि उनका सेप्टिक टैंक का पानी, नहाने वाला पानी वो खेतों में 80% 90% तक सेप्टिक टैंक हाँ, वाला ठीक है। सिस्टम है वहाँ पे। जो है कि पानी नहाने धोने वाला पानी वो खेतों में डाल देते हैं, बहा दिया वो। वहाँ उतना ठीक है। हाँ, तो एक जो हैवी पॉपुलेशन है, उनके बाद इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एक दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग अभी क्या हो रहा है कि इलीगल कॉलोनीज बसती है, जी। प्लान्ड नहीं है, हमने कहीं भी घर बना लिया। अब उसके बाद सरकार को वहाँ पे सीवेज लाइन बिछाना पड़ा, उनके लिए बड़ी हेडेक हो जाती है कि अब इसमें सीवेज लाइन कैसे बिछाएं, तोड़ेंगे वो रोड को फिर से बिछाएंगे। अब तो एक तो है कि हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें पब्लिक को एजुकेट करना होगा अच्छे बिल्कुल, तरीके से, बहुत अच्छी बात। कि पॉपुलेशन जो है, बस हम लिटरेट हो रहे हैं, एजुकेट नहीं हो रहे। हमें बस अक्षर का ज्ञान आ रहा है, बिल्कुल। पढ़ लिया, लिख लिया। क्यों पढ़े, सीवेज सिस्टम क्यों है, क्यों कहते हैं सरकार के एनओसी लीजिए, हमें पता ही नहीं है। हम अपने मर्जी से हमारी पहले जमीन घर बना लेते हैं, फिर सोचते हैं कि अब ये कहाँ जाएगा इसका पानी निकल करके। फिर हम सरकार को बोलते हैं साहब हमारी कॉलोनी को कोई नेताजी आ जाएंगे, वोट के चक्कर में ओके भी कर देंगे, फिर पानी निकल के दूसरे ज़मीन पे चला जाएगा, फिर वहाँ घर बनेगा, फिर आगे कोई सिस्टम नहीं है, बस राम भरोसे चलता रहता है। अब यहाँ पे आते हैं कि जैसे आप थोड़ा पहाड़ों में जाएं, अभी मैं खुद पहाड़ से होके आया पिछले हफ्ते, बेतहाशा गर्मी। जितनी नदियाँ देहरादून से आप चढ़ते हैं, हरिद्वार से आगे जा कर के, पूरी नदियाँ सूख गई हैं। आपने देखा उन नदियों को जा कर के? जी बिल्कुल। और लास्ट ईयर हम लोग गए थे देहरादून में जी। 3 लोग थे हम लोग। देहरादून में भी एक कचरे का पहाड़ है, हाँ। तो उसको कवर करने गए थे। धूप से मेरे एक टीम मेट का जो है मतलब बेहोश सा हो गया था वो, देहरादून जैसे से हिल स्टेशन, हिल स्टेशन में। तो आप वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक बात है कि जो आप अगर कभी वहाँ देहरादून में सहस्त्रधारा है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पानी आ रहा है, हर होटल वाले ने क्या किया, अपने आगे पानी को रोक के स्विमिंग पूल सा बना दिया। आपने हर 10-10 मीटर पे स्विमिंग पूल बना हुआ है। बिल्कुल। ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं आप? फ्लो को ही रोक दिया। अब आप देखेंगे वो पानी और प्लास्टिक लगा दिया, वो ये बाला भरेगा, फिर इसमें आएगा, नीचे आप देखेंगे गंदी हो गई है। बिल्कुल। ऊपर का पानी जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बट वही पानी 500 मीटर नीचे आते आते सहस्त्रधारा में जो है गंदी हो जा रही है। तो एक है कि कहीं ना कहीं पब्लिक का लालच, वो जो वहाँ के लोकल लोग हैं, इतना ज़्यादा है कि आपने ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से आप बसे हैं वहाँ पे, वही ख़त्म कर रहे हैं। और ऐसा सभी नदियों के साथ हो रहा है, चाहे वो पब्लिक हो या गवर्नमेंट हो। हम सब जो है कुछ मतलब वो एक है ना कि पैसा जिससे कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो अपनी ज़मीन बेच रहे थे, तो मुझे ले गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो ज़मीन, अब जो लेने वाले लोग थे आए थे, तो उसके मम्मी पापा और लड़का था। अब ये तीनों कह रहे थे आप अपने नाम करवा लो, वो कह रहा अपने नाम करवा लो। दिनों में बहस हो रहा है। वो जो बंदा ज़मीन में लिखाई करता,
वो बोला भाई किसी के भी नाम करवाओ, रहना यहीं पे है। हम्म, कितनी बड़ी बड़ी बात बात उन्होंने कह रहा है, बोली। सही बात, आप लेके थोड़ी जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल, वहीं रहेगा। आपके पैसे, आपके सब गाड़ी, धरा रह जाएगा, आप चले जाओगे। हाँ बस हम वो है ना कि सपने देख रहे हैं ना, वो सपना ही है ये, खत्म हुए बस, वो वहीं है। एक ढेला उठा के नहीं ले जाएंगे हम यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप बड़ा बड़ा बहुत बातें। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि जमीन तो यहीं रहेगी, हाँ, नाम किसी के नाम करवा लीजिए, रहेगा यहीं जाओगे आप। तो मैंने कहा ये एक कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। आई थिंक इस बात का आप पे काफ़ी असर पड़ा होगा, जिस वजह से आपने सब कुछ त्याग करके इस धरती के लिए, इस इन्वायरमेंट के लिए आपने इतना अच्छा पहल किया है। और सर मुझे यकीन है त्याग, कि मैं यही कहता हूँ कि 140 करोड़ लोगों को जागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 140 करोड़ लोगों को समझने की ज़रूरत है कि साहब ये एक सीवियर प्रॉब्लम है। नदी हो, इन्वायरमेंट हो, वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, जो जनरेशन होंगे उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं रहेगा तो हम ही नहीं रहेंगे। जी सर, एक चीज़ जी। मैं बोलना चाहूँगा, जैसे आपने त्याग की बात की, मैं क्या त्याग रहा हूँ? हम्म, क्या मैं अपने बल पे 1 मिनट जीवित रह सकता हूँ? नहीं, मेरे सांस लेने वाला जो हवा है वो रोक दो। वो कहीं और से आ रहा है। मेरे बॉडी का एक एक फ्लश ब्लड, हम्म, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं, वो किसी अनाज से आ रहा है, बिल्कुल। पानी से ब्लड आ रहा है। तो मैं त्याग क्या, मैं कुछ नहीं त्याग कर रहा हूँ। और मैं तो ले रहा हूँ सिर्फ, हाँ, मैं ले रहा हूँ, पानी हवा सब तो ले सब ही ले रहा रहा हूँ हूँ, फ्री में, वो त्याग भी। क्या करूँगा मैं? और हमें गर्व किस बात की हम 1 मिनट अपने बल पे नहीं रह सकते, और गर्व क्या बात करके कि मैंने ये कमा लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं। 1 मिनट की हमारी औकात नहीं कि मैं 1 मिनट पे अपने बल पे जीवित रह पाऊँ इस बिल्कुल धरती पे। बिल्कुल, हम धरती बचाने की बात कर रहे हैं, जबकि धरती सब कुछ ले रहे हैं, हम देने की बात कर रहे हैं कि हम अपना समय देंगे, अपना सब कुछ लगाएंगे उसमें, धरती को बचाने के लिए, हवा को शुद्ध रखने के लिए, पानी को साफ रखने के लिए। हकीकत यह है कि उनको ये सब कुछ नहीं चाहिए। जैसे इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा देश जो है धर्म प्रधान देश है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, सिख हों। जब कोरोना आया तो प्रकृति ने ये समझाया आपको कि कोई भगवान अल्लाह आपको बचाने नहीं आएगा। और उस बीच पूरा इन्वायरमेंट साफ हो गया था, हवा जी। पानी सब क्लीन, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे दौलताबाद का हो, यानी पूरा देश जो है क्लीन हो गया था। हवा पानी AQI वगैरह सब साफ, नदी भी साफ, पहाड़ दूर से दिखने लगे, यानी डस्ट वगैरह सब गायब, कंस्ट्रक्शन बंद था। तो एक बहुत बड़ा लेसन, एक सबक हमें मिला कि नेचर से बड़ा कुछ नहीं है। नेचर भी भगवान से कम नहीं है ना, भगवान ही है। जी। भगवान ने ही सब कुछ बनाया, सृष्टि के रचयिता भगवान ही है। तो वहाँ एक बड़ा अच्छा मैसेज मिला लोगों को कि साहब ये है हकीकत कि सब कुछ क्लीन हो सकता है अगर आप कायदे में रहें। लेकिन जैसे ही वो टाइम गुजरा कोरोना का, वापस सब बैक टू पवेलियन, पहाड़ों में उसी तरीके से गाड़ी लेके जाना, पोल्यूशन लेवल और ही बढ़ा दिया हमने। और इंसान समझता सब कुछ है, मानना कुछ नहीं चाहता। हम ये कभी नहीं मानते कि हम एक दिन मर जाएंगे, और मर कभी भी सकते हैं, आज 1 सेकंड में या 1 साल में, 10 साल में, जब भी आपकी जितनी आयु है जिएंगे और मर जाएंगे। लेकिन उसके जिंदा रहते हैं हम लोग, इतनी सारी गलतियां, इतने सारे गंदगी फैला चुके होते हैं, उसको साफ कौन करेगा? अगला जनरेशन है वो भी यही करेगा। तो सालों साल दर साल, आज से 100 साल पहले क्या ये हालत यमुना की रही होगी? नहीं, बिल्कुल बढ़िया नदी होती होगी, साफ सुथरी। और इंसान जो है वो करता चला जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रकृति कभी भी आपसे बदला नहीं लेती है, वो बैलेंस कर देती है। सुनामी, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके जिम्मेदार वो नहीं होते, उसकी प्रवृत्ति है। जब उसके साथ बहुत ज़्यादा अति हो जाएगी तो अंत कर देती है। जी। जैसे आप पहाड़ों में जाएं, पहाड़ दिख ही नहीं रहा है, घर बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, हरियाली गायब होकर के कंक्रीट जो है चिपकाते चले जा रहे हैं। बल्कि अभी मैं गया था तो जो लैंडस्लाइड होते हैं, 4 लेन बन रहे हैं, तो लैंडस्लाइड जहाँ पे हो रहे हैं उसको सीमेंट से पक्का कर दिया जा रहा है। सीरियसली बता रहा हूँ, सीमेंट डाल के पक्का कर दे रहे हैं कि ये सीमेंटेड कर देते हैं। तो पहाड़ कहाँ रह जाएगा? गर्मी क्यों बढ़ रही है पहाड़ों में? इतना ज़्यादा ट्रैफिक का जाना, क्या ज़रूरत है आपको इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनाने की? लोग पागल हो रखे हैं।
एक एक बार में आप शिमला में जाइए, 8-8 10-10 किलोमीटर की ट्रैफिक जाम लगता है, शिमला में पानी की कमी हो जाती है। वही हाल उत्तराखंड का भी है, हिमाचल का भी है, जो भी हिल स्टेशन है वो तप रहे हैं। तो उससे क्या होगा, वो नदियाँ जो आ रही हैं स्रोत वो ख़त्म कर दे रहे हैं। जी ऊपर गर्मी होगी तो नीचे भी गर्मी होगी, जो ठंड था वो ख़त्म होता चला जा रहा है। देहरादून में लू चल रहा है, पिछले साल लू चला था जी देहरादून में, जहाँ पंखे नहीं हुआ करते थे, 2002 की बात करूँगा, आज वहाँ लू चल रहा है। तो इंसानों ने सब कुछ ख़त्म करते 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 यहाँ तक हम उसको लेके चले आए। हमारा जो मूल मंत्र था कि जियो और जीने दो, ये बहुत आदमी हम कहते थे। हम खुद तो जी रहे हैं लेकिन प्रकृति को मार रहे हैं, रोज़ मार रहे हैं, इतना मार रहे हैं कि बचता हुआ नहीं दिख रहा। आपको लगता है कि कुछ रिवर्स हो पाएगा? मैंने तो उम्मीद छोड़ दी है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि नहीं हम एक दिन सब कुछ सही कर लेंगे। हाँ, हो सकता नहीं, ऐसा है मेरा मानना कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब देखिए सर, अ, ये सवाल आप जो सोच रहे हैं वो तो वैसा ही है, हम्म, पर एक ये है कि हमें कोशिश तो करती रहनी कोशिश चाहिए बिल्कुल कि मैं कहता हूँ करते रहिए। अब फ्यूचर में क्या होगा ये तो हमें नहीं है उसको जानना, देखने के लिए हम होंगे ही नहीं। हाँ, पर हम कोशिश करेंगे कि प्रकृति है उसको हम जिस हद तक बचाने में कामयाब हो पाते हैं, जिस हद तक उसको बर्बाद कम करने में कामयाब हो बिल्कुल, पाते हैं, आप उस बचाइए मत, मैं हाँ, यही कहता हूँ, प्रकृति को बर्बाद बचाने कम में करिए। बर्बाद मत कीजिए, वो अपने हाँ, आप संभाल लेगी अपने आप को। हाँ, वही है कि अब हम जितना कम उसको बर्बाद करें, कोशिश करें। एक टर्म मैं यूज़ करता हूँ कि एक होता है कि मानिए कि आप मुझे एक डंडे मारेंगे जी, तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, 2 डंडे मारेंगे बर्दाश्त, 4 से 5 डंडे मारेंगे बर्दाश्त कर लूँगा और मैं एक बार में फिर उठूंगा। हाँ, फिर से काम करने लगूँ। बट आप डंडे पे डंडे मार रहे हैं, मुझे उठने ही नहीं दे रहे हैं, तो हम प्रकृति के साथ वही कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बस दोहन किए जा रहे हैं, दोहन उसको आप छोड़िए थोड़ी देर, वो अपने आप को रिजुवनेट तो करे। बिल्कुल, हम रिजुवनेशन के लिए उसको टाइम ही नहीं दे रहे, बस लगे हुए हैं पकड़ के एक्सट्रैक्शन करने में, बिल्कुल, जहाँ जो मिले निकाल लो, बिल्कुल। निकाल के जो है फिर उसमें कचरा सीमेंट भर जोड़ दो। दो ऊपर। हाँ, कचरा भर दो उसमें। हाँ ये जो एक चीज़ें हैं, जितनी नदियाँ हम देख रहे हैं, नदियाँ बेसिकली विलुप्त होती जा रही हैं। हर स्टेट की मैं बात करूँगा, पूरे जी हिंदुस्तान में आप देखेंगे नदियाँ घटती चली जा रही हैं, नदियाँ ख़त्म होती चली जा रही हैं, और जिनका वजूद है वो ख़तरे में है। चाहे वो गंगा हो, चाहे वो यमुना हो, किसी भी नदी को आप देखें। अभी इतना बड़ा कुंभ हुआ जी अभी, जिसमें कई करोड़ लोग आए। मैं मानता हूँ कि धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बट उसका जो वेस्ट था उस पर आपने कुछ स्टडी की कि कहाँ गया होगा? इतने सारे लोग अगर गए, करोड़ों लोग, तो उन्होंने वहाँ पे ऑफ कोर्स कूड़ा फैलाया होगा, कपड़े, चप्पल, मल त्याग, सारी चीज़ें, वो कहाँ गई होंगी? वो गंगा जी में ही जाएगा और कहाँ, गंगा यमुना में ही जाएगी। देखिए रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट कुछ भी कहे, आप अगर सरकार की भी रिपोर्ट देखेंगे ना, तो प्रयागराज, अगर वो कुंभ के पहले की हम बात करें तो प्रयागराज में जब गंगा जी आती है उससे पहले रायबरेली लगती है शायद, जी, तो वहाँ पे जो है प्रयागराज की वाटर क्वालिटी बेहतर होती है रायबरेली में। के लगभग मुकाबले। बीओडी सॉरी फीकल क्वालिफॉर्म आपका जी, 1000-1200 होता है, बट यहाँ पे 600-700 होती है प्रयागराज में। पर जब कुंभ चल रहा था तो यहाँ पे जितनी थी इसका डबल था, यहाँ पे मतलब 2000-2500 के आसपास था। तो आप सोचिए कि एक तो है कि आस्था के नाम पे इतना बड़ा जमावड़ा अब बंद करना होगा, नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते, धर्म है। क्योंकि आप अगर करेंगे, देखिए अच्छा है कि हमने इतने सारे लोगों को जमा किया आपने, पर कहीं न कहीं वो बड़े लेवल पे जो है इम्पैक्ट करेगा एनवायरनमेंट को। बिल्कुल, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, पॉपुलस चीज़ों से अब दूर हुए आप, और हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या एक रोड मैप बने कि हम प्रकृति और जो ह्यूमन है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा पाए, जो कि बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन ख़त्म, हम तो अब वो हो प्रकृति गए को कि हमको समझते ही नहीं है। वो बन गए, क्या हिटलर, कहते हैं, डिक्टेटर। हाँ, हम अब नेचर को कंट्रोल करने कंट्रोल लगे। करेंगे। मुझे बहुत बुरा लगता है जब नदियों के रूट को चेंज किया जाता है। जैसे बैराज बना दिए जाते हैं, पूरा पानी रोक लो, आज इधर पानी छोड़ दो, आज उधर पानी छोड़ दो। क्यों ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? जी
कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने पूरी नदियों को सूखने में इनका बहुत बड़ा हाथ है जी, कि वो आप तो कंट्रोल करते हैं पानी को, कि अच्छा उधर वाले सांसद जी बोल दिए हैं कि हमारे इलाके में पानी चाहिए तो उधर छोड़ दो। एक मिनिस्टर साहब को फोन कि नहीं इधर का पानी रोक, उधर छोड़ दो। आप इतना कंट्रोल करने लगे हो कि आपको लगता है कि मैं एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल करके अपने तरीके से चलाऊँगा। तो अब चल रहा है ना, चल रहा है सिस्टम, सब आप ख़त्म करते चले जा रहे हैं। खैर इसका तो कोई मतलब इस बात को अंतहीन बात है, जिस पे हम जितनी बातें करें कम ही रहेगा। तो आप ये बताएं कि अभी आप का जो पूरा दिनचर्या होता है वो किस तरीके का होता है? सैटरडे संडे आप किसी जगह पे जाके सफाई वगैरह आपकी टीम करती है, किस तरीके से आप काम करते हैं? देखिए, संडे हमारी क्लीनिंग एक्टिविटीज़ होती है और उसके अलावा जो डेज होते हैं, एक तो होता है कि हम लोग जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, अभी हमारा वही फोकस है, तो उनको हम एनालाइज करते हैं। आप सरकार को हमेशा बताते रहते हैं कि साहब ये हाँ, काम नहीं कर ये रहा सही काम नहीं कर रहा, और जो सही करता है उसके बारे में भी बताते हैं। ये अच्छी बात। और बहुत सारे जो हमने एक्सपोज किए हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वो बहुत बेहतर हो गए। वाह। बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने, नोएडा के भी 8 है, 8 के 8 अच्छा काम करते हैं। मैं पहुंच जाता हूँ, नहीं तो क्योंकि वहीं रहता हूँ। हाँ, तो उनको है कि भाई ये रहता है तो करना ही कभी पड़ेगा। कोई थ्रेट, कोई आपको धमकी उमकी आई हो कि बंद करो ये सब? नहीं, इसमें उल्टा होता है कि अप्रिशिएट करते हैं वो एसटीपी वाले। वो खुद कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, इसको बेहतर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि थ्रेट नहीं, कोई थ्रेट नहीं आया। छोटी मोटी जो है, आप 1000 काम करें, 1-2 तो उसको तो हम तो इग्नोर ही करेंगे। जी। तो एक वो चीज़ें है। दूसरा है कि हम लोग डेटा बहुत स्टडी करते हैं, डेटा एनालिसिस का काम है कि क्या है, जो है खुद भी समझते हैं, मीडिया वाले परेशान कर, उनको भी समझाना पड़ता है कि ये है, उनको इसको आप ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। एक सही पिक्चर आप दिखाने का काम करते हैं कि सॉरी सर, सही पिक्चर दिखाने का काम हाँ, करते हैं कि ये डेटा है। हाँ, कि ये है। अभी भी 3-4 ग्रुप से हमने बात की तो बता रहे थे फीकल कॉलीफॉर्म कम हो गया है मार्च मंथ में। बोला हाँ, बोला कि उस बार मार्च मंथ में भी कम था। क्या ऐसा कुछ होता है कि मार्च में? मैंने कहा सर, आपको उसके साथ साथ ड्रेन्स की वाटर क्वालिटी रिपोर्ट देखनी चाहिए ना, कि पिछले मार्च में ड्रेन्स की वाटर क्वालिटी रिपोर्ट भी अच्छी थी, इसमें ड्रेन्स की तो गंदी हो गई बट यमुना की सही हो गई। तो वो होता नहीं कि जैसे कि आप अगर 4 साल 5 साल से काम कर रहे, रिपोर्ट एनालिसिस कर रहे, तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते कि क्या है, लॉजिकल है क्या, मतलब ऐसे ही बना दिए हैं रिपोर्ट, समझ में आ जाता है। तो लोगों को है थोड़ा सा गाइड करने में आसान रह जाता है। जी। अच्छा, अब बातें तो हम करते रहेंगे, घंटों करते रहेंगे। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि क्या ऐसा मैसेज आप हमारे जो देखने वाले हैं या और भी लोग हैं देना चाहेंगे जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को अपने हवा पानी को सही रख सकें एज ए इंडिविजुअल? देखिए, एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ें मैं बताऊंगा। कि आप समझिए कि हम सभी लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, सरकार कहते हैं सेव वाटर, हम सब लोग वही कहते हैं सेव वाटर। अब सेव वाटर का मतलब क्या है? अब समझिए कि एक गांव है, वहाँ की पॉपुलेशन 1000 है। अब उस 1000 के लिए सरकार ने सोचा कि एक बंदा 1 लीटर पानी इस्तेमाल करेगा, तो 1000 लोग जो हैं 1 लाख लीटर जो है सीवेज जनरेट करेंगे। उन्होंने एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाई 1 लाख लीटर की। पर हम जो है वाटर कॉन्शियस नहीं है, हम 100 लीटर उसने सोचा, हम 120, 130, 150 लीटर यूज़ कर रहे हैं। तो होगा क्या, जो सीवेज जनरेट होगा वो जो है आपका, जो 1 लाख लीटर है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनी, वहाँ पे पानी जाएंगे 1,30,000, 1,40,000 लीटर। तो उस केस में होगा ये कि उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा सीवेज अगर उसमें जाएगी तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। तो होगा ये, पार्शली ट्रीटेड सीवेज जो है निकलेगा, फिर आपके नदी में जाएगी, नदी गंदा होगा। अगर मानिए कि हम वाटर कॉन्शियस ज़्यादा हो, 100 लीटर की जगह हम 80 लीटर में काम चला ले, तो वहाँ पे 1,80,000 जाएगा, तो वो और बेहतर काम करेगी। तो जब हम कहते हैं सेव वाटर, अगर आप कम पानी यूज़ करते तो एक तो है कि आपने वो नदी से जो पानी आ रही है या ग्राउंड वाटर या तालाब से, उसका पानी उसी में रहने दिया। दूसरा है, अगर आप कम पानी, तो आपने पानी गंदा भी कम किया, गंदा कम किया, वो वहाँ जाएगा तो साफ़ होकर वो पानी आएगा। तो पहला तो है कि कम से कम वाटर यूज़ करें, वो आप पानी बचा भी रहे और पानी गंदा भी कम कर रहे। यहाँ पे लोग कैसे सोचते हैं सेव वाटर का मतलब कि नदी उदी को सेव करना, अपना जितना इस्तेमाल करना है कर लो। सेव वाटर का मतलब यही होता है कि आप कम से कम पानी का खुद के लिए इस्तेमाल कम करें ताकि वो, बहुत अच्छी बात सर। और दूसरा एक और चीज़ है कि मैं समझाना चाहूँगा कि एक तो ये लिक्विड वेस्ट का हुआ जी,
पानी का हुआ, एक सॉलिड वेस्ट का है कि अब आप समझिए कि हो ये रहा है कि हमारे लिए घर में है कि ग्रीन वेस्ट और जो सॉलिड वो है, सूखा है, उसको अलग करना मुश्किल नहीं है, हम अलग करके रख सकते हैं। तो ये होगा कि हमने ग्रीन अलग किया, सॉलिड अलग किया, तो वो जो सूखा है, अब सूखा वाला कचरा जो है, जो जैसे कागज़ है वो रिसाइकल हो जाएगा, प्लास्टिक से कुछ रिसाइकल, कुछ रीयूज हो जाएगा, और ये जो गीला वाला है, ग्रीन वाला है, वो कंपोस्ट वगैरह बन जाएगी या पशु भी खा लेंगे। अगर आपने मिक्स कर दिया तो क्या प्रॉब्लम होगा ये आपने मिक्स कर दिया। एक तो है कि अगर वो जाएगी अब MRF सेंटर पे तो उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, तो मैन पावर लगेगी। अब उनको सेग्रीगेट करना है। अब ये होगा कि आपने गीला सूखा सब मिला दिया है, खाना पीना, तो अब वो जो प्लास्टिक है या वो जो चीज़ें रिसाइकल में जा चुका है, वो गंदा हो गया। हाँ। अब उसको साफ करना पड़ेगा, पानी लगेगा उसके लिए, मैन पावर लगेगी। तो ये है कि अगर हम छोटा छोटा स्टेप ले, क्योंकि बहुत आसान सा काम है। आप बहुत दो डस्टबिन रखिए, गीला अलग के लिए, सूखा अलग के लिए, बस आसान सा काम है, पर आपने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। और बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हम तो डाल रहे हैं, अगला नहीं डाला, अगला मिला दे रहा है, मतलब गाड़ी आई मिला दिया, पर क्या जो वो गाड़ी वाला है उसको आप बताएं, हाँ, कि आप जो है अलग अलग लीजिए, हाँ, हम लोग अलग करके ला रहे हैं, 4 बार 5 बार टोकेंगे, वो लाइन पे आएंगे, बिल्कुल, हाँ। और दूसरी बात है, कोई और अच्छा नहीं कर रहा है, कोई और अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहा है, तो क्या मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाऊं कि मैं कहूँ कि भाई आप, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है इसलिए मैं भी नहीं निभाऊंगा, फिर तो ये देश बारबेरिक हो जाएगा। हम अगर देश को बनाना चाहते, कौन ईमानदारी से अपने काम या जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, पर आप अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाइए। मैं भी यही कहता हूँ, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, दूसरी की चिंता छोड़ दीजिए। जी, उतना ही बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज भाई आपका यहाँ आने का, और मुझे यकीन है कि जो आपने बातें हमें बताई बहुत कमाल की बातें थी, लोग काफ़ी हद तक समझ पाए होंगे जो आप कहना चाह रहे थे, जो हम बताना चाह रहे थे, और थोड़ा चेंज तो अपनी ज़िंदगी में आप भी ला सकते हैं। जो भी पंकज जी कह रहे थे कि अपना दायित्व ज़रूर निभाइए, बाकी कौन क्या करता है भूल जाइए, और ऐसे 10 में से 5 लोग भी हो गए, सॉर्टेड है, सबका वो नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। और अब हम चलेंगे चिट्ठियों की तरफ, जमशेद भाई चिट्ठियाँ पढ़ेंगे हमारी, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच पंकज सर, थैंक यू। नमस्कार, आदाब, हाजिर हूँ मैं लेकर चिट्ठियाँ इस शो में, और आपने जो बातचीत सुनी, उम्मीद है उससे आपकी ज़िंदगी में नई जानकारियाँ आई होंगी, और आप इन्वायरमेंट के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, और कुछ बेहतर समाज आने वाले जनरेशन को दे पाएंगे। तो बहुत सारी चिट्ठियाँ इस बार भी। पहली चिट्ठी जो है वो है खांचा रोहन साहब की, रोहन रेडकर, जो अक्सर लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं कि प्रिय खांचा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी अभी उत्तर पूर्व भारत के एक जंगल का दौरा किया है, इसलिए मैं अपनी यात्रा का वर्णन करूंगा, जिसमें हमने पहले भूटान का दौरा किया, जो दुनिया का एकमात्र कार्बन नकारात्मक देश है। इस देश में मनुष्यों और प्रकृति का अद्भुत संतुलन है। हमने इस देश में कुछ पक्षियों और यहाँ तक कि उनके राष्ट्रीय पशु ताकिन को भी देखा। फिर हम सीमा पार करके असम गए, जहां हमने मानस राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। सर, ये जंगल बाघ प्रेमियों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वन्य जीवन प्रेमियों के लिए स्वर्ग जैसा है। बिल्कुल। इस जंगल में हमने पक्षियों की 88 प्रजातियां और स्तनधारियों की 12 प्रजातियां देखी। इस जंगल में ढिकाला के घास के मैदानों से कहीं ज़्यादा घास के मैदान हैं। हमें बहुत दुर्लभ प्रजातियों और गंभीर रूप में लुप्त प्राय प्रजातियां, गोल्डन लंगूर, बंगाल फ्लोरिकन मिली। यहाँ हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। एक और चीज़ जो मुझे पसंद आई, यह है कि यहाँ के वन रक्षक शिकारियों से सुरक्षित रहने के लिए राइफल रखते हैं, इसलिए यहाँ शिकार कम हो गया। तो मेरा अनुरोध है कि आप इस जंगल का भ्रमण ज़रूर करें। जंगल जिंदाबाद, रोहन साहब। क्या बात है रोहन साहब, क्या खूबसूरत जगह आप घूम के आए हैं, और मतलब मैं क्या बोलूं, तस्वीर से खींच दी उन्होंने, जहाँ गए पूरा बताया, पूरा आपने जिस तरीके से बताया। और हाँ, मैंने पहले ही बताया कि नॉर्थ ईस्ट में मतलब आप अगर जाते हैं काजीरंगा और मनास में, तो वहाँ पे लोग पेट्रोलिंग जो करते हैं बंदूक लेके, यानी AK-47 तक लेके घूमते हैं, राइफल लेके घूमते हैं, ताकि पोचर्स को उनको सही जगह पहुँचा दिया जाए। ऐसे ही घूमते रहिए, और हो सके तो कुछ पिक्चर्स जो आपने ली हों शेयर कीजिएगा हमारे साथ, मैं देखना चाहूँगा उन्हें। जमशेद भाई भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और यूँ ही जंगल घूमते रहिए और जानकारी बांटते रहिए।
तो रवि सिंह कह रहे हैं कि कमाल का शो रहा है सर, दिल खुश हो गया टॉम ऑल्टर सीनियर की बातें सुनकर उनके नवाबजादे से। और साथ में उन्होंने लिखा है कि एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ, जब जब आंखें खुलती हैं कैलेंडर को निहार आता हूँ, और कहीं आज शुक्रवार तो नहीं, रुक भाई सबसे पहले शेर खान और सिद्दीकी सर का दीदार तो करके आता हूँ, जंगल जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत शुक्रिया यार, क्या बढ़िया शेर आपने रवि भाई। हाँ रवि भाई लिखा आपने, और गानों को मिला करके आपने लिखा है, बहुत ही शानदार। तो शेर खां टाइम पे आता रहेगा और आप भी यूँ ही टाइम पे खत लिखते रहिए हमें। बहुत शुक्रिया सर आपका। हर्ष द्विवेदी कहते हैं खांचा टॉम साहब के किस्से सुनकर समझ आता है कि वो कितने महान शख्स थे, और सच में आप लोग बहुत भाग्यवान हैं कि आप लोगों को टॉम साहब के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। खांचा प्लीज़ एक एपिसोड तडोबा की माया के ऊपर बनाइए, उनके जो बोल्ड बिहेवियर की बातें होती हैं, उसके किस्से होते हैं। और खांचा एक प्लीज़ संजय दुबारी टाइगर रिजर्व की मौसी माँ के ऊपर भी बनाइए, ताकि लोगों को पता चले कि टाइगर कितना महान जीव है। ये है हर्ष द्विवेदी शहडोल से। मौसी माँ पे हमने किया हुआ एपिसोड, और बहुत ही कमाल के वो किस्से हैं। बल्कि हम केशव को बोलेंगे कि वो लिंक यहाँ पे लगा दे ताकि आप देख सकें, और नए नए जंगल हम एक्सप्लोर करें। ये वाले एपिसोड जो आप देख रहे होंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को, पंकज जी जैसे लोगों का आना जो इन्वायरमेंट के लिए इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आप भी अगर जंगल भी आप घूम रहे हैं और वहाँ गंदगी नहीं कर रहे हैं, बेशक, और जंगल आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरा मानना है कि उतना भी कंट्रीब्यूशन जो है बहुत है। इनफैक्ट यही कंट्रीब्यूशन सबसे ज़रूरी है, ताकि जब आप देखेंगे आपको अच्छा लगे, तब तो आप किसी चीज़ को बचाएंगे। मतलब मान लीजिए आप एक शर्ट लेते हैं, पैंट लेते हैं या गाड़ी लेते हैं, अच्छी होती तो ही अपने पास रखते हैं ना, ख़राब लगती छोड़ देते हैं। तो जब तक आप जंगल जाएंगे नहीं तब तक वो आपको अच्छा कैसे लगेगा। और जब एक बार अच्छा लगेगा तो आपको लगेगा इसको अच्छा ही रहने दो, तो आप 4 लोगों को और जागरूक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। राज सोनी लिखते हैं कि जंगल जिंदाबाद। आसिफ सर और जमशेद सर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे चरणों में नहीं, गले लगते हैं, हम हाथ मिलाइए। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी यश सोनी हूँ। आपके अपने बड़े भैया शुभम सोनी के कहने पर मैंने आपका शो देखना शुरू किया, और सच बताता हूँ कि मुझे आपका शो देखे बिना अब नींद नहीं आती। मैं सारा पॉडकास्ट देख चुका हूँ। सवाल कुछ ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आशा करता हूँ कि अगले वीडियो में मेरा सवाल जमशेद भाई अपने मुख से आसिफ सर को बताएंगे। जंगल जिंदाबाद। लीजिए, आपकी तमन्ना पूरी हो गई। और क्या चाहिए। जमशेद भाई अच्छे आदमी हैं, किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं, और सबसे अच्छी बात इनकी हंसी बहुत प्यारी है। मैं दुआ करता हूँ ये लंबी जिंदगी जिए और ऐसे ही हंसते रहें। शेर ना उठा के ले जाए। यार आपके भाई साहब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ऐसी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। देखिए, जंगल को समझिए, 4 लोगों को और बताइए कि जंगल कितना प्यारा है, कितना ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। जैसे आपके भाई ने आपको बताया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी एक आगे बढ़ाइए। ठीक है। ऋषभ चौरसिया साहब लिखते हैं, नमस्ते खांचा जमशेद भाई, मैं ऋषभ हूँ, मंडला मध्य प्रदेश से। मैंने एक मैगज़ीन और कई वेबसाइट में एक बहुत महत्वपूर्ण किस्सा सुना। ये बात 1910 के आसपास की है। ग्वालियर के महाराज श्रीमंत माधोराव सिंधिया जी, जो कि ज्योतिरादित्य साहब के दादाजी थे, उन्होंने कुनो वैली और शिवपुरी के जंगलों में अफ्रीकन लायन को लाकर बसाया। वैसे उन्होंने गिर से एशियाई लायन लाकर उन्हें शिवपुरी के जंगलों में बसाने का प्रयास किया, पर जूनागढ़ के नवाब ने उन्हें लायन लाने के लिए मना कर दिया। इस कारण कूनो में एशियाई सिंह नहीं आ सके, पर उन्होंने अफ्रीका से अफ्रीकन लायन बुलाकर उन्हें शिवपुरी और कूनो के जंगल में छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ लायन आदमखोर हो गए और उन्होंने पालतू मवेशियों का शिकार भी किया। पर इसके बावजूद भी 1920 में भी फिर लायन ने ग्वालियर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी से झांसी के बंशी नाम के गांव से लगभग 20 लोगों को मार दिया। पर उस समय शिकार करने का प्रचलन था, तो इन लायन का फिर शिकार कर उन्हें मार दिया गया। और फिर आखिरी बचे एक मेल और एक फीमेल के जोड़े को जंगल में छोड़ा गया, जिनमें से मेल लायन को कूनो में रह रहे एक मेल टाइगर ने लड़ाई में मार दिया, और इस तरह कूनो के जंगल अफ्रीकन लायन से
विहीन हो गए। चूंकि खानचा मुझे ये जानकारी कुछ मैगजीन और कुछ गूगल से मिली है, तो साल के आंकड़े आगे पीछे भी हो सकते हैं। संभवतः आप अपने ये किस्सा अगर आपने कहीं सुना हो तो मुझे बताएं। मेरा आपको सुझाव है कि एक बार आप गूगल में जाकर इस किस्से को ज़रूर पढ़िएगा। और पिछले 2 महीने से ख़त के द्वारा शेर खान से जुड़े ना रहने के कारण मैं माफ़ी मांगता हूँ। अपना नाम लिखा है, इन्होंने लिखा है जय हिंद ऋषभ साहब। ऋषभ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे रेगुलर देखने वाले सुनने वाले हैं। ये किस्सा मैंने भी सुना है, बट इसमें सच्चाई कितनी है या डेट्स कितने हैं ये मुझे भी चेक करना पड़ेगा। और हाँ, जो जूनागढ़ के राजा थे मोहब्बत खान जी, जिनका हमने जिक्र किया था, जिक्र हाँ, किया बिल्कुल। है, वो बड़े शौकीन थे। और जब पार्टीशन हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में डाल दो। तो हुआ कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। फिर वो जूनागढ़ छोड़ करके पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने जो एशियाटिक लायन है उनके लिए बहुत काम किया, जिसकी वजह से गिर नेशनल पार्क आज जी। भी फल फूल रहा है। और इंसान है, कोशिश कर कुनो एक्चुअली परफेक्ट जगह है। अफ्रीकन चीते वहीं पे अभी इलाके छोड़े गए हैं, तो वो इलाका था जहाँ पे चीते रहते थे। जी, तो इस पे कभी बात करेंगे सर। ज़रूर। राकेश दर्श साहब लिखते हैं, प्रिय खानचा और जमशेद भाई, मैं आपको शेर खान के लिए अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूँ। मैं कुछ समय से आपका पॉडकास्ट सुन रहा हूँ और मैं लगातार आपके द्वारा साझा की जाने वाली अंतर्दृष्टि और जुनून से प्रभावित हूँ। मुझे ख़ास तौर से कार्तिक सत्यनारायण सर के साथ वाला जो एपिसोड था वो बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं खुद एक फॉरेस्टर हूँ झारखंड वन विभाग में। हमारा सामना आए दिन यहाँ हाथियों से, भालुओं से, जंगली सूअरों से होता रहता है। मानव हाथी का जो द्वंद्व है उसकी घटनाएं आम हैं। हाथियों द्वारा किसी को मार दिए जाने या किसी की फसल को नुकसान पहुंचाए जाने के बाद लोगों की उत्तेजना का सामना करते हुए लोगों को हाथियों से और हाथियों को लोगों से बचाना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसा ही जंगली सूअरों या भालुओं द्वारा लोगों को घायल किए जाने के बाद भी होता है। ऊपर से मौजूदा वक्त में कहीं से 4 साल का एक फ्लोटर मेल टाइगर हमारे क्षेत्र में आसपास बसे दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इलाके से आ गया है, जिस कारण हमें दिन रात एहतियात बरतते हुए बाघ की मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है। खैर, एक फॉरेस्टर के नाते इन कामों को करते हुए मैं अपनी वर्क लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। मैं हमेशा से वन्य जीवों के प्रति आकर्षित रहा हूँ और आपका पॉडकास्ट इस विषय पर मेरे ज्ञान को बढ़ाने का एक बहुत ही अविश्वसनीय तरीका रहा है। मुझे लगता है कि आप वन्य जीवों के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके संरक्षण के महत्व को उजागर करने का एक अद्भुत काम कर रहे हैं। आपका काम वास्तव में महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है कि ये कई लोगों को प्रकृति के प्रति ज़्यादा जागरूक और देखभाल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं ख़ास तौर से उस समर्पण की सराहना करता हूं जिसके साथ आप अपने एपिसोड्स को तैयार करते हैं। आपके शोध और साक्षात्कार हमेशा अच्छी तरह से किए जाते हैं और आपकी आवाज़ में जो उत्साह है वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है। ये स्पष्ट है कि आप अपने काम के बारे में गहराई से परवाह करते हैं और ये एक लिसनर के तौर पर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं ये भी जानना चाहता था कि क्या आप भविष्य में हाथियों पर एक एपिसोड करने पर विचार करेंगे? मुझे लगता है कि ये एक आकर्षक विषय होगा और मुझे यकीन है कि आपके लिसनर्स भी इसमें दिलचस्पी लेंगे। मैं खुद हाथियों के व्यवहार और रहवास तथा उनके प्रवास पर अध्ययन कर रहा हूँ। इसी जुनून को साझा करने के लिए मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है और इसका हैंडल इन्होंने बताया है, आप लोग देख सकते हैं @wildlife_wonders-jh। अपने अद्भुत काम के लिए फिर से धन्यवाद और मैं बेसब्री से आपके अगले एपिसोड का इंतज़ार कर रहा हूँ और भविष्य के प्रयासों के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। राकेश कुमार दास, जमशेदपुर, झारखंड। राकेश भाई, पहले तो आपको सलाम है। आप जैसे लोग हैं तो जंगल है, इन द सेंस कि आप दिन रात जंगल की सेवा करते हैं, जंगल में रहते हैं, जानवरों को बचाते हैं। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि इनका काम है हाथियों से इंसान को बचाना और इंसान से हाथी को, वाह, कन्फ्लिक्ट को रोकना। और जिस तरीके से आप जोश में आकर के काम कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे लोग जंगल की अच्छाई के लिए ही काम करते रहेंगे, जंगल बचा रहेगा। और अपना क्या है यार, अपन तो करते रहते हैं हमारा। आप जैसे लोग को जब मैं देखता हूँ तो मुझे भी कई बार लगता है जमशेद भाई की जी, अब वाली ज़िंदगी जो बची है, काश मुझे भी एक नौकरी मिल जाए फॉरेस्टर की, कुछ भी जंगल में जा कर के 2 जून की रोटी मिल जाए, बस मैं चला जाऊँगा। राकेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, लिखते रहिएगा और आपका चैनल हमने बोला है उसको मैं भी देखूंगा और मैं बाकी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ जाके आपके काम को ज़रूर लोग देखें। और चिट्ठी आप लिखते रहिएगा और कुछ अच्छे किस्से हों तो हमसे शेयर कीजिएगा। हाथी वाला एपिसोड जल्दी आपके साथ करेंगे। अगर आप दिल्ली आते हैं तो हमारे शो में आइए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। आपके साथ बहुत मज़ा आएगा। मुझे
ये पॉडकास्ट करके। थैंक यू सो मच सर। अभिनव साहब ने एक चिट्ठी भेजी है, एक सवाल पूछा उन्होंने कि डियर खांचा, वी ऑफन सी लेपर्ड गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जस्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर. Why can't we have a project leopard and build leopard specific reserves so that the leopard can live a better life? अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है मैं कहता हूँ। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बना है। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है लेपर्ड का ह्यूमन के साथ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैंने कहा है लेपर्ड जो है वो बहुत समझदार जानवर है, बहुत चालाक के साथ साथ वो इंसानों के साथ रहने की फितरत को सीख गया है। हम इंसान नहीं सीख पाए, लेकिन उसने सीख लिया। आप उसके घर में कॉलोनी बना के रह रहे हैं, उसने कहा ठीक है रहो, मैं तुम्हारा कुत्ता उठा के ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे छोटे मोटे हमले करके किसी इंसान को ज़ख्मी भी कर सकता हूँ, आपके जो पेट हैं या कैटल हैं उन पे निर्भर हो जाता है। तो ये वाली बात अच्छी है कि जैसे NTCA है तो लेपर्ड के लिए भी ये होना चाहिए। बाकी ये सरकार का फैसला है, लेकिन सुझाव अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थी आज की चिट्ठियाँ, और भी बहुत सारी चिट्ठियाँ, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमने कुछ शामिल की हैं। अगली चिट्ठियों को हम अगले एपिसोड्स में लेंगे। पर हमारा पता है radio@aajtak.com, अगर आप भी चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो। बढ़ते हैं अपने यूट्यूब, जो हमारा पिछला एपिसोड था टॉम ऑल्टर साहब के साहबजादे जेमी ऑल्टर साहब के साथ, उस पर जिन लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं आइए जानते हैं उनमें कौन है। सबसे पहले तो मैं कुमार स्वामी साहब का नाम लूँगा, जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत हमारे लिए एक व्हाट डू यू कॉल दिस, जिसमें नंबर्स लगा देते हैं, टाइम स्टैम्प राइट, टाइम स्टैम्प उन्होंने हमारे लिए बनाए। वो हर बार करते हैं, वो हर बार करते हैं। आधा काम सर आप हमारा कर देते हैं, आपको बार बार हमारा बहुत शुक्रिया, और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है कि वो जाएं। तो बहुत शुक्रिया कुमार स्वामी साहब। राजवीर पुनिया साहब ने लिखा है, खानचा टॉम साहब के बारे में आपकी मनोदशा को देखकर मैं भी रो पड़ा हूँ। अरे यार, टॉम साहब थे ही ऐसे भाई। यश कह रहे हैं कि टॉम सर बहुत ही अच्छे इंसान थे और उनके लिए हर एक इंसान बराबर होता था और दिल के बहुत अमीर थे। ऐसे लोग कभी कभी भगवान दुनिया में भेजते हैं। ग्रेट इंटरव्यू। यश हैं इटली से, इन्होंने ये कमेंट किया है। थैंक यू यश। बिल्कुल, टॉम साहब ऐसी शख्सियत थे, मैं नहीं कहूँगा हैं, जो एक बार उनसे मिल ले उन्हें भूल नहीं सकता। और बहुत दिल के राजा आदमी, धनी आदमी थे, छोटे बड़े में फ़र्क नहीं करते, यानी अमीर गरीब में। करेक्ट। और क्या मैं बोलूँ, बहुत शुक्रिया यश आपका। अजय साहब ने कमेंट करके बताया कि आई हैव वर्क विद टॉम सर इन मुंबई फॉर द पोस्टर शूट ऑफ मूवी केवी राइट जयेश इन 2012। क्या बात। द कॉल टाइम वॉज 6 AM. He was there on time and the shoot got little delayed and he patiently kept waiting for his turn. But after some time, he got angry. He was very particular about time. Great personality. Yes, बिल्कुल आपने सही कहा सर, और आप किस्मत वाले हैं कि टॉम साहब के साथ आपने काम किया। बहुत शुक्रिया आपके खत के लिए। शेल्डन लिख रहे हैं, लव यू खानचा, छा गए। जेमी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो एंड शेयरिंग स्टोरीज ऑफ हुजूर। हीना जो अक्सर कमेंट करती है, उन्होंने लिखा है कि जंगल जिंदाबाद, आबाद रहे हमेशा। एक और दिल को छू लेने वाला एपिसोड। जब आप दोनों टॉम साहब की बात कर रहे थे तो मुझे बार बार सुमित त्रिपाठी जी की एक कविता याद आ रही थी, जिसमें लिखता है कि पेड़ कहीं जाना नहीं चाहते, वो प्रेम का अर्थ समझते हैं। क्या बात है। धरती को गहरे और गहरे वो छू लेना चाहते हैं, बस उसी के भरोसे वो खड़े हैं। ठीक उसी तरह वो भारत की धरती से गहरी और गहरी तरह जुड़ गए थे, इसलिए लोगों को उनका अलग समझना उन्हें झुंझला देता था। आप दोनों को और शेर खान की पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत प्यार। थैंक यू हिना जी, आप तो बराबर खत लिखती रहती हैं, और इस प्यारे से जो आपने कविता पढ़ी लिखी हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार साहब का कमेंट है, क्या टुडे प्रोग्राम इज़ अ वंडरफुल। दिनेश साहब, आपका मैं नहीं देखता हूँ कमेंट, तो मुझे अच्छा भी लगता है। हालांकि आपका भी ऐसा हुआ नहीं कि आपने कमेंट ना किया, चाहे वो शेर खां हो या तीन ताल हो। थैंक यू दिनेश साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लिखते हैं कि ही वॉज अ शो मैन, इट इज़ गुड टू नो द सीक्रेट्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी विच मेड टॉम ऑल्टर टॉम ऑल्टर। लिविंग इन प्रेजेंट इज बेस्ट प्रैक्टिस। ही वॉज इनविंसिबल एज अ पर्सन, हिज प्रिंसिपल्स वर इनविंसिबल। फिजिकली वी ऑल बिकेम डेलिबरेटेड बट नेवर lose yourself, your personality. These were his traits. और जूनियर जो टॉम ऑल्टर साहब के बारे में लिखा है, इट वॉज सो प्लीजिंग टू लर्न अबाउट इनर नुआंसेस ऑफ हिज फादर्स पर्सनैलिटी फ्रॉम हिम। आवर रिस्पेक्ट फॉर टॉम ऑल्टर हैज़ multiplied many folds. Thank you, Jamie. Lots of love.
थैंक यू फॉर एन इमोशनल इंटरव्यू, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। दिनेश साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दिनेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान साहब का कमेंट है, विजय भाई का है। जतिन यादव लिख रहे Thank हैं you. कि आई लिव्ड इन वुडस्टॉक कैंपस फॉर अ ईयर एंड आई हैव सो मच लव एंड रिस्पेक्ट फॉर टॉम वॉल्टर साहब, अ लीजेंड Thank you. इन एवरी राइट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एवर, रेस्ट इन पीस सर। थैंक यू। रोहित मेहता साहब ने कमेंट किया है, लिखते जंगल जिंदाबाद, और खानचा और जमशेद भाई को ट्रक भर के आई लव यू। अरे, I टॉम love you साहब too. और उनके चेहरे से एक शख्सियत अलग ही दिखाई देती थी। मेरा मानना है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था। हाँ, उन्हें वैसे पद्मश्री मिला हुआ था, हाँ। और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल मेरे हिसाब से उनको देना चाहिए। रविंद्र कुमार जंगल जिंदाबाद कह रहे हैं, और इसके अलावा जिंदाबाद। बहुत सारे लोग हैं, मानव हैं, अभिनव हैं, Thank you, अभिषेक thank हैं, you, thank you. ये सब लोगों ने कमेंट्स किए हैं। जॉनी डीप साहब कह रहे हैं कि जेमी इज़ लाइक टॉम साहब, लव यू खानचा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट के लिए प्रशांत सागर। थैंक यू, कुलदीप सिंह साहब कह रहे हैं लव यू खानचा। जमशेद भाई, लव यू टू। जिमी साहब बहुत मस्त इंसान हैं, उन्हें देखकर टॉम साहब भी दिखते हैं। ये 3 ताल नहीं हैं जो 3 इंसान ब्रॉडकास्ट करें, ये शेर खान है, या 5 भी आ सकते हैं। यहाँ खानचा और जमशेद भाई और कुलदीप सरदार के अलावा 2 जंगल से प्यार करने वाले और जंगल को जानने वाले और समझने वाले मेहमान भी आ जाए तो मज़ा आ जाए। बहुत शुक्रिया कुलदीप भाई इस मोहब्बत के लिए। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ, जी मतलब जी, हर जैसे ही एपिसोड जाता है हमारा हम्म, यूट्यूब पे, मैं सिर्फ कमेंट ही पढ़ता रहता हूँ, जी। क्योंकि कंटेंट तो मुझे पता है हमने क्या बात की है, तो कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ। बहुत खुशी होती है, आप लोग भी कमेंट्स करते रहिए। मिस्टर दास हैं न्यूयॉर्क से, जी, उन्होंने कमेंट किया है, कहते हैं मेरा नाम जॉन दास है, जन्मभूमि सरोजनी नगर है, कर्म भूमि न्यूयॉर्क है, और ये मेरा पहला कमेंट है। तो अरे सर, thank you so सुन much. तो मैं पहले एपिसोड से रहा हूँ, पर आज पहल करने की ठान ली। खान भाई के चेहरे पर एक सच्चाई की रोशनी दमकती है, जंगल जीवों से उनका प्यार काफ़ी प्रेरणा देता है। जमशेद भाई और का संचालन और आवाज़ का तरीका दोनों इस शो को 4 चांद लगाते हैं। न्यू जर्सी के सुनील भाई को हेलो, कभी मिलकर शेर खां के एक एपिसोड साथ देखते हैं और फिर चर्चा करते हैं। मैं एडिसन में रहता हूँ, आओ कभी हवेली पर। हाँ, दास साहब छा गए सर। और सुनील भाई से मिलिए, साथ में देखिएगा तो फोटो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आप वहाँ बैठ के हमारा शो देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए सर। तो बहुत सारे कमेंट्स और हैं। इमरान शेख, दिनेश कुमार, शशांक, शोहेब, खिलाड़ी साहब के नाम से कोई आईडी है, जेसन के नाम से है, निशांत चौहान ने कमेंट किया है, शेल्डन है, कुलदीप सिंह है, अनिकेत, प्रशांत। तो ये तमाम लोगों ने कमेंट्स किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आज जो आपने इस एपिसोड को देखा, इसमें जो चर्चा हुई है इस पर भी अपने कमेंट्स लिखिएगा और बताइएगा, हम आगे फिर बात करेंगे। बिल्कुल। आज पंकज साहब आए थे, मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोग भी सजेस्ट कीजिए कि हम और किन तरह के जो गेस्ट हैं उनको इनवाइट करें। बिल्कुल, और सुझाव आप लोग देते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जमशेद भाई यहीं इसे ख़त्म करते हैं। बिल्कुल। तो अगले एपिसोड में जल्दी मिलेंगे, और तब तक के लिए एक चीज़ रह गई, हम पुणे में जो मिल रहे हैं उसके लिए भी बता सकते हैं। हाँ, अच्छा हाँ, एक और खुशखबरी है शेर खां और खानचा या स्टोरी बॉक्स के जमशेद भाई के लिए। पुणे में हमारा इवेंट है 12 तारीख को, और MIT कॉलेज में होगा ये। बिल्कुल। और शाम को करीब वही 3-4 बजे से शुरू होगा। तो आप लोग ज़रूर आइए अगर पुणे में हैं। अगर आपको शेर खान से जंगल के बारे में कोई बातचीत करनी है तब भी आप वहीं आ जाइए, हम बिल्कुल। दोनों वहाँ मिलेंगे आपको। 3 ताल का 100वां एपिसोड वहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं लाइव। हाँ, तो वहाँ आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। अगर कुछ लोग पुणे में हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा बिल्कुल कि आप वहाँ आइए, जमशेद भाई मिलेंगे। तो मैं भी 12 रहूँगा। अप्रैल यानी कि सैटरडे को हम लोग शाम को 4 बजे से शो शुरू करेंगे MIT पुणे में। तो अगर आप मुंबई में या पुणे के आसपास कहीं भी रहते हैं तो आइए, मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद।